Hello and welcome to the Knowledge Source. So in this session, we'll discuss about EVM controversy that has erupted after the second phase of the election in Assam and the Bengal has been carried out yesterday. So especially this session will be covered up related to the recent controversy that has erupted and after which Election Commission has ordered to re-elect or to reconduct the polling in the Assam's Ratawari areas constituency. So in this session we'll discuss about what is this controversy and what has happened related to it. Along with it, we'll also discuss the what are all those components or the persons who are important in terms of conducting the smooth elections in India. So we'll discuss everything related to the election procedure also. So but before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel whose link is being given in the description so that you can get the notification easily related to the new sessions we are taking. Okay. सो अगर मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन ने आज अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जो रतब एरिया जो कंस्टिट्यूएंसी है असम में उसमें फिर से री इलेक्शन होगा। अगर आपको मालूम होगा कि जो अभी बंगाल और असम में इलेक्शंस प्रोसीजर अभी कंडक्ट किए जा रहे हैं असेंबली इलेक्शंस की, और इसमें कल सेकेंड फेज का इलेक्शन हुआ था और इसके बाद एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हो गया कि जो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर्स या फिर मैं बोलूँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने इलेक्शन के जब 6 o'clock के बाद या 5 o'clock के बाद जो टाइम सेट किया जाता है उसके बाद जो इलेक्शन वो कंडक्ट खत्म हो गया। इसके बाद जो ईवीएम्स या फिर वीवीपैट को कैरी आउट किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, वो जब कैरी आउट कर रहे हैं तो उनकी व्हीकल खराब हो गई और वो व्हीकल इसके बाद उन्होंने लिफ्ट लिया और जो व्हीकल के थ्रू जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था जहाँ पे इनको स्टोर करना था वीवीपैट और अगर मैं बात करूँ ईवीएम्स को, तो वहाँ पे जो व्हीकल उनने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिया उसको इट हैपन टू बी अ व्हीकल ऑफ ए कैंडिडेट ऑफ बीजेपी। तो इससे कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई है और इसके बाद आज रिसेंटली हमने देखा मॉर्निंग में इलेक्शन कमीशन ने असम के इस एरिया में फिर से वहाँ पे जो ये कंस्टिट्यूएंसी में ये हैपेंड हुआ है ये इंसिडेंट, वहाँ पे री इलेक्शन का ऑर्डर दे दिया है। सो इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ये जो ट्रांसपोर्टेशंस लिया गया था प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा, ये एक वायलेशंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और इसके बाद उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट में ये भी कहा कि ये उन्होंने सो कॉज नोटिस जारी कर दिया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को और उनके साथ साथ उनको सस्पेंड भी किया गया है अलॉन्ग विद द 3 और जो ऐसे उनके जो ऑफिसर्स थे वहां पे कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन इन स्मूथ मैनर। सो ये अभी का सिचुएशन है। सो अगर हम देखें कि अभी अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स या और जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं जो कि इलेक्शंस को स्मूथ कराने में कंडक्शन जो उनका होता है उसमें उसको स्मूथ और बिना किसी वायलेंस के एकदम आराम से कंडक्ट हो जाए उस एरिया में, तो ऐसे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इलेक्शन कमीशन के अंडर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन जो प्रोसीजर है इंडिया में एक बहुत ही डीप रूटेड है इंडियन कल्चर में और यहाँ पे राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू द टॉप टू द बॉटम अगर हम देखें तो डिफरेंट पर्सन्स इसमें कोलैबोरेट करते हैं जहाँ पे इलेक्शंस को बहुत ही स्मूथ तरीके से कंडक्ट करवाने में। सो अगर मैं देखूं, अगर आपको बता दूं कि जो इलेक्शंस प्रोसीजर्स और मैकेनिज्म्स जो यहाँ इंडिया में अडॉप्ट किए जाते हैं वो बहुत ही थॉरो है और बहुत ही डीप रूटेड है। यहाँ पे अगर हम देखें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का रोल आता है, यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स का रोल आता है और इसके बाद अगर मैं बात करूँ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे फिर जो पर्सन्स वहाँ पे वोटिंग करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को मिला के जो हमारे अंडर इंडिया में अगर हम देखें जो इलेक्शंस प्रोसीजर्स की मेथोडोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड है। सो अगर देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, राइट ऑन द टॉप हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन आता है। इसके बाद आते हैं, आपको एक स्टेट के थ्रू मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर सपोज एग्जांपल महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उन्होंने कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज या फिर जो डेट अनाउंसमेंट है वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद उनके नीचे होते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र अगर स्टेट है उसमें यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, अगर हम देखें वेस्ट बंगाल में हो रहा है या फिर असम में हो रहा है तो उसके नीचे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वहां पे वर्क करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आते हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्टोरल जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन होता है रिलेटेड टू कौन कौन से पर्सन एलिजिबल है फॉर देयर कास्टिंग देयर वोट्स, कौन कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जिसे हम ईआरओ लेवल स्टैंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है।
इसके बाद असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और इसके बाद सुपरवाइजर, और यहाँ पे आ जाता है रोल हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिनको जिनके से रिलेटेड मैं इस पूरे सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर रिटर्निंग ऑफिसर, और इसके नीचे आते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स, या फिर मैं बोलूँ अगर पोलिंग एजेंट्स भी इसके अंडर ही आते हैं। ठीक है, तो ये टोटल एक हायरार्की हमें मेंटेन किया जाता है इलेक्शन कमीशन के नीचे, और इस तरीके से जो इलेक्शन प्रोसीजर को इजीली कंडक्ट कराया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में, वेदर इट इज असेंबली इलेक्शन और वेदर इट इज इन लोकसभा इलेक्शन। तो ये एक प्रोसीजर मैकेनिज्म्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं एसओपी या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सो अगर देखिए आपको मालूम ना हो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं या फिर जो मैं बोलूं रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होती है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन इन स्मूथ मैनर। इसमें जैसे कि आपको मालूम ना हो तो ये मूवी आप न्यूटन अगर आपने अभी तक नहीं देखा, यू शुड वॉच दिस मूवी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच एवरी एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और नॉट ओनली फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आप कोई भी एक कॉमन सिटीजन इंडिया को आपको समझने की जरूरत है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के रोल क्या होते हैं, उनकी कौन कौन से उनके पास पावर होते हैं, वो किस तरीके के उनके पास पावर होते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन से भी ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ उनके जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। सो अगर आपने नहीं देखा है, मैं आपको अभी इस सेशन में बता देता हूं। देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे उनके पास पावर होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस इन द इलेक्शन प्रोसीजर। तो जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस होते हैं, जहां पे अगर पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के बारे में बात करूं तो वहां पे ये किसका डिसीजन होता है, यहां पे रिटर्निंग ऑफिसर्स का डिसीजन होता है। इसके बाद यहां पे इनके पास इतने ज्यादा पावर होते हैं तो कई बार तो ये अगर सपोज अगर इलेक्शन कमीशन के भी पावर्स अगर वहां पे स्मूथ कंडक्ट कराने में जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं तो उनको भी वो ओवर रूल कर सकते हैं। और उनकी ये बताता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है, जो कि उनको ये फैक्टर दिया जाता है कि जब आप जो भी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन को बहुत ही शांत जगह से या फिर शांत वातावरण में कराएं और बिना किसी डर के, बिना किसी बायसनेस के आप स्मूथ तरीके से वहां पे इलेक्शन को प्रोसेस को कंडक्ट कराएं। इसके बाद इनके पास ये भी पावर रहता है कि वो अपडेट करते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ इलेक्टोरल्स, वहां पे जो करंट इंफॉर्मेशन है, और उसमें यहाँ पे उनको ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में कौन ऐसे पर्सन्स हैं जो कि एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए, कौन ऐसे पर्सन्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये भी एक डिसीजन उनके पास रहता है, पावर। इसके बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनके पास ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इलेक्शंस जो होते हैं वो पार्लियामेंट्री या फिर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की, उसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 के अंडर अगर हम देखें तो उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है, जो कि उनके पास अगर सपोज वो डिसाइडिंग फैक्टर उनके पास ये रहता है कि कौन कौन से पोलिंग एजेंट्स हैं यहाँ पे उनकी पावर की अगर देखें इंक्रोचमेंट्स हो रहा है, या फिर जो पोलिंग एजेंट्स के बारे में बात करूं मैं, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो हर पार्टी के द्वारा एजेंट वो हर पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है एक पार्टी के द्वारा, और ये हर कंस्टिट्यूएंसी में होता है। तो इसमें एक कोलैबोरेशन मेंटेन करना पड़ता है रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा और जो भी पोलिंग एजेंट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की, ताकि वो एक सैंक्टिटी जो है इलेक्शन की, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाए वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो। तो ये एक मेजर फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट, एक कोलैबोरेशन करना पड़ता है बिटवीन द रिटर्निंग ऑफिसर एंड द पोलिंग एजेंट्स अपॉइंटेड बाय द एवरी पॉलिटिकल पार्टी। इसके बाद देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करते हैं ये रिटर्निंग ऑफिसर्स हर स्टेट्स के अंदर। अगर सपोज अगर असम में इलेक्शन हो रहा है या फिर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें हर इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन हर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बात करके ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स इनको अपॉइंट किया जाता है। और ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करते हैं, फिर जो पोलिंग एजेंट्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उनका काम पोलिंग एजेंट्स का ये रहता है कि देख सके कि जो अगर वीवीपैट है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, जो ईवीएम्स हैं उनको अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि टोटली इनको जो इलेक्शन प्रोसीजर है हमारे इंडिया में उसको कंडक्ट कराने में मदद करते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ पे ये फैक्टर अभी ये देखना है कि जब ये इलेक्शन प्रोसीजर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जो टाइमलाइन लिमिट जो सेट किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा,
तो इसके बाद जो प्रोसीजर होता है कि जो वीवीपैट्स हैं या फिर जो ईवीएम्स हैं उनको एक पर्टिकुलर जगह पे रखा जाता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रांग रूम। तो किस तरीके प्रोसीजर्स अपनाया जाता है अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब इलेक्शन प्रोसीजर खत्म होता है इसके बाद क्या होता है कि जो ईवीएम्स हैं जो उनके साथ बॉक्सेज आते हैं उनको सील्ड किया जाता है। और ये जो बॉक्सेज हैं ये सील्ड किया जाता है किनके द्वारा? ऑफिशियल्स ऑफ द पोलिंग एजेंट्स जब वहां पे प्रेजेंट रहते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिल सके कि ये जो इसमें किसी तरीके का टैंपरिंग नहीं हुई है, ईवीएम्स बिल्कुल सुरक्षित है। और इसके बाद प्रोसीजर आता है कि इन सारे जो इलेक्शन जो ईवीएम्स हैं और वीवीपैट्स हैं उनको एक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। और इस ये स्ट्रांग रूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको 2 लेयर तक इसकी सुरक्षा इसको प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद वहां पे पुलिस पर्सनल्स वहां पे हमेशा 24/7 खड़े रहेंगे जब तक कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं हो जाता है। और इसमें इसके अलावा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां पे खड़े रहते हैं ताकि उनको भी सेटिस्फेक्शन मिल सके कि किसी तरीके की टैंपरिंग नहीं हो रही है, कि किसी तरीके के छेड़छाड़ ईवीएम से या फिर वीवीपैट से नहीं हो रही है। तो ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद इलेक्शन कमीशन फिर भी 45 डेज का टाइम लिमिट देता है, जहां पे जब इलेक्शन डिक्लेयर्ड हो जाता है और जो कैंडिडेट जो किसी ने जीता है उसकी जो रिजल्ट अनाउंस हो जाती है, फिर भी 45 डेज का टाइम लिमिट इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि अगर कोई लूजर पार्टी है तो वो क्वेश्चंस रेज कर सकता है कि हमें फिर से रिकाउंटिंग करानी है। तो उस कंडीशन में अगर इलेक्शन कमीशन उसकी जो बात है उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर से रिकाउंटिंग होती है। और इसके बाद कोई भी अगर उसमें कोई अगर गड़बड़ी हुई है तो फिर से उसकी जो अनाउंसमेंट होती है। लेकिन जब 45 डेज ये कंप्लीट हो जाता है, ये जो टाइम पीरियड है, इसके बाद कोई भी कैंडिडेट फिर से क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता है कि मुझे फिर से रिकाउंटिंग करानी है। तो आप देख सकते हैं कि कितने इन रूटेड सिस्टम है हमारे इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन की जो प्रोसीजर है, जिस तरीके से इलेक्शन हमारे इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन अभी के लिए हमें यह देखना पड़ा है कि जो असम में ये इंसिडेंट हुआ है जहां पे इलेक्शन कमीशन ने फिर से वहां पे उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में री इलेक्शन की बात कही है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और माइलस्टोन अगर मैं बोलूं, क्योंकि अगर इस तरीके किसी पॉलिटिकल पार्टी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वहां पे री इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ताकि जो सैंक्टिटी है इलेक्शन की प्रोसीजर की उसको मेंटेन किया सके इंडिया में, और वो सैंक्टिटी हमेशा थ्राइव करने आने वाले समय में भी। सो आई रियली होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टोटल डिबेट। सो आई रियली होप this will be fruitful for you guys. So that's it for today. Thank you as always for joining.